तो ये आपने देखा पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के अंदर। अब व्हाट अबाउट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, व्हाट अबाउट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इनको भी आप पीएसबीज कहो। बात समझ आ रही है? तो कमर्शियल बैंक्स में ही आएंगे। बात समझ आ रही है? तो जैसे कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ठीक है ना। अब देखो, जब नेशनलाइजेशन हो रही थी बैंक्स की, बात समझ आ रही है, तो उनका पहले पहले क्या होता था कि नेशनलाइजेशन, या तो आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा होता था तो आप अपना बैंक आगे बढ़ाते थे। बात समझ आ रही है? तो इससे क्या होता था, इससे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ा हो रही थी, इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम थी। बात समझ आ रही? इट वॉज बैड। बात समझ आ रही है? तो आपका कोई मिनिस्टर है, ठीक है ना, मिनिस्टर बिजनेसमैन के बीच में कोई डील हो गई, कोई स्कैम हो गया, लॉन हो गया। बात समझ आ रही है? तो बैड लोन जिनको आप कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। तो सरकारी बैंक्स में लॉसेस हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो यही कमिटीज़ इनको रिफॉर्म करने के लिए एम नरसिम्हम एंड पी एम राव, जिसको बोलते हैं नरसिम्हा राव कमेटी, नरसिम्हा राव रिफॉर्म्स, ठीक है, एम नरसिम्हम एंड पी एम राव, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला कि भाई गवर्नमेंट शुड अलाउ प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स, ताकि हमारा जो गवर्नमेंट कंट्रोल है पीएसबीज पे वो कम हो जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिक्स खेली जा रही थी। दैट इज़ वाई। तो ये भी एक रीज़न बन सकता है डाउनफॉल ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट इन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट को जो है उनको एडमिनिस्टर करना चाहिए कि लोन इंटरेस्ट जो है पॉपुलेशन पे कैसे असर कर रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत लो प्रॉफिटेबिलिटी रखनी चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। बात समझ आ रही है? लोन्स पे थोड़ा कम इंटरेस्ट रखो, ताकि लोन ले लोग, उनको देने में भी वापस आसानी हो, ठीक है ना। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है इसको हटा दो, ठीक है। तो अब फाइनली जो रिफॉर्म्स आए थे, जो हमने एम नरसिम्हम कमेटी के बारे में बात की थी, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट को अपना जो है शेयर होल्डिंग डिक्रीज़ करना चाहिए। किसमें? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में शेयर होल्डिंग डिक्रीज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बात समझ आ रही है? और इन्होंने बोला कि आरबीआई को थोड़ा सा सीआरआर परसेंटेज डिक्रीज़ करना चाहिए, और एसएलआर, ताकि बैंक्स को फ्री हैंड मिले खेलने के लिए। बात समझ आ रही है? उसके पास ज़्यादा फंड आए ताकि वो लोन दे, बिजनेस में इन्वेस्ट करे, प्रॉफिट बढ़ाए, ठीक है ना। और उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट शुड नॉट डिक्टेट, ये डिक्टेट नहीं करना चाहिए क्या, इंटरेस्ट रेट्स की, भाई बैंक्स को कितना रखना चाहिए कितना नहीं रखना चाहिए। इनको लिबरलाइज करो, इनको छोड़ दो आप। बैंक ब्रांच एक्सपेंशन पॉलिसी खोलो कि भाई आप रूरल एरियाज़ में भी ब्रांच खोलो, बाकी जगहों पे भी, ठीक है ना। और उन्होंने बोला कि आप अलाउ करो कि भाई साहब नए नए प्राइवेट बैंक्स जो है, या कोई न्यू फॉरेन बैंक है, उनको आप लिबरलाइज करो, बोलो कि भाई साहब आ जाओ, उनकी एंट्री पे रोक टोक मत लगाओ, ठीक है। तो अगर आप बात करें राउंड वन में क्या हुआ उस कमेटी के बाद, 1993 और 1995 के बीच की बात चल रही है। 1990 1993 एंड 1995, ठीक है ना। राउंड वन की बात चल रही है। आईसीआईसीआई बैंक सेटअप हुआ, एचडीएफसी बैंक की बात चल रही है यहाँ पे। बात समझ आ रही है? ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक न्यू जनरेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इमर्ज हुआ। जैसे कि आपने देखा आईसीआईसी, एचडीएफसी है, यूटीआई है, इंडस लैंड आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है ना। आईडीबीआई या एलआईसी जो भी है। आईडीबीआई क्या है? आईडीबीआई आपका एलआईसी ही कर रहा है अभी ओन। बात समझ आ रही है? इसी तरह एचडीएफसी आपने एग्जाम्पल ले ली। तो ये आप देख सकते हो। प्रीवियसली आपने क्या देखा? प्रीवियसली आपने देखा कि एमलगेशन कैसे होती है, ठीक है ना, मर्जर एंड प्राइवेटाइजेशन। एंड देन आपने कुछ प्रॉब्लम्स देखी, एंड नाउ यू नो द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आरबीआई ने और भी सारी रिफॉर्म्स लेके आ गए कि वन टैप लाइसेंस होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लाइसेंस मिलनी चाहिए, उनको ज़्यादा रगड़ना ना पड़े। तो वन टैप लाइसेंस सिस्टम बनाओ, 2016 में सेटअप हुआ था। हमने प्रीवियसली भी देखा था कि लाइसेंस लेने के लिए उनके पास एक पर्टिकुलर क्या था, एक पोर्टल था जहाँ पे बैंक्स एंड एनबीएफसी अप्लाई कर सकते थे लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो उसके बाद वन टैप लाइसेंस सिस्टम आया। उसके वो दो कंडीशंस हमने देखे कि दो कंडीशंस वो फॉलो करता तो उसके पास वो लाइसेंस मिलती, ठीक है। चलिए, ओके। अब एक टर्म आती है आपकी, डिफरेंशियल बैंक क्या होता है? क्या डिफरेंशियल बैंक क्या होता है? आपने देखा कि यूनिवर्सल बैंक ऊपर आपने देखा, यूनिवर्सल बैंक यही आपके एसबीआई, आईसीआईसीआई, ठीक है। और क्या आपने देखा कि इनमें आप बोथ क्या कर सकते हो, आपको पता होगा एसबीआई में क्या करते हो आप, ऐसे यूनिवर्सल बैंक्स में आप बोथ टाइम डिपॉजिट भी कर सकते हो और डिमांड डिपॉजिट भी कर सकते हो। ये टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट हमने मॉनेटरी पॉलिसी लेक्चर में देखा था, ठीक है। जैसे आप फिक्स्ड डिपॉजिट करते हो किसी बैंक में, दूसरा होता है आपका करंट अकाउंट होता है। बात समझ आ रही है? चलिए, अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंशियल बैंक क्या है आपका? डिफरेंशियल बैंक आपका किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ब्रांच आप ओपन करना चाहोगे, जैसे कि आप सिंपल सी एग्जाम्पल ले लो, पेमेंट्स बैंक। क्या? पेमेंट्स बैंक्स की एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। पेमेंट बैंक क्या है आपका? जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पेटीएम का है, एयरटेल का है, और भी सारी आजकल कंपनीज है,
जो एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज बन चुकी है। लेकिन इनमें क्या है, इनमें जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन है, ये हर जगह ब्रांच नहीं खोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में खोल सकते हैं, जिसको आप क्या कहेंगे, जैसे कि कोई रीजनल रूरल बैंक है, लोकल एरिया बैंक है, बात समझ आ रही है, इनके लिए ये ब्रांच खोल सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देम। ठीक है। अब पेमेंट्स बैंक का मैक्सिमम डिपॉजिट कितना है, 2 लाख। पेमेंट्स बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 लाख रख सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है। और पेमेंट्स बैंक जो है आपके, ये लोन नहीं दे सकते, इन्हीं को आप कहते हो डिफरेंशियल बैंक्स। लेकिन अगर आप एज कम्पेयर टू यूनिवर्सल बैंक देखो, यहाँ पे SBI ICI के एग्जाम्पल ले लिए, ये लोन भी दे सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोन वोन वगैरह नहीं दे सकते। तो अब आपको समझ आया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कमर्शियल बैंक्स में आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, IPPB, ये क्या चीज़ है, ये रजिस्टर की जाती है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, PLC। ठीक है। किसके अंडर, अंडर कंपनीज एक्ट, बात समझ आ रही है। इसका 100% ओनरशिप किसके पास होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बात समझ आ रही है। और इन्होंने RBI से लाइसेंस ले ली अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बात समझ आ रही है, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एंड देन दे स्टार्टेड वर्किंग एज अ पेमेंट्स बैंक, बात समझ आ रही है। इंडियन पोस्ट की बात चल रही है, इंडिया पोस्ट। इसमें 3 तरह के अकाउंट आप खोल सकते हैं, एक होता है आपका सफल, सुगम एंड सरल। ठीक है, ये 3 तरह के अकाउंट्स आप इसमें खोल सकते हो, सफल, सुगम एंड सरल, बात समझ आ रही है। अब इंटरनल डिफरेंस आपकी इनमें इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बात समझ आ रही है। बट इफ़ यू वांट टू ओपन एन अकाउंट देयर, यू कैन चेक इट आउट। ओके, अब इसमें अकाउंट आप 0 बैलेंस से शुरू कर सकते हो, जो भी है, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, बात समझ आ रही है। और माइनर कस्टमर जो है आपका 10 ईयर एज्ड होगा और मोर, ये भी आपका अकाउंट इसमें खोल सकता है। जब हम मनी सप्लाई की बात कर रहे थे, वहाँ पे हमने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, जब हम M0 M1 की बात कर रहे थे, बात समझ आ रही है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, POSB, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक की बात करी थी। अब इसकी फाउंडेशन क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, चाहे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हो, IBPP हो, बात समझ आ रही है, या फिर POSB हो। तो इनका कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, दोनों का, बात समझ आ रही है। और फाउंडेशन इनकी, अगर फाउंडेशन की बात करें, ये जो POSB है, ये गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक अकाउंट है, गवर्नमेंट, ये जो है ये आपका गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक एक्ट 1873 के अंडर इसकी फाउंडेशन होती है। लेकिन IBPP की अगर हम बात करें, ये आपका कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आपका सेटअप होता है, रजिस्टर होता है, बात समझ आ रही है। और जो POSB है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, क्या ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स अकाउंट जो होते हैं वही एक्सेप्ट करता है। और जो आपका IBPP है, ये आपका करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, CASA, दोनों एक्सेप्ट करता है। अब देखिए आपका टाइम डिपॉजिट, क्या फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल POSB करता है, आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक करता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, टाइम डिपॉजिट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप 2 लाख से ज़्यादा बैलेंस रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक पेमेंट्स बैंक है, बात समझ आ रही है। चलिए, ई बैंकिंग क्या कर सकते हैं आप, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, बात समझ आ रही है। आपको ये लिंक करना पड़ेगा IBPP अकाउंट के साथ, इस अकाउंट के साथ, जहाँ पे आपका UPI भी चलता है, नेफ्ट भी चलता है, IMPS भी चलता है, बाकी सारी चीज़ें चलती है। ये क्या चीज़ें होती है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में देखा है, UPI, भीम, नेफ्ट, RTGS, IMPS, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। अब आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में डिफरेंस समझ आया होगा। हमने मॉनेटरी पॉलिसी में आपको बोला था कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, चलिए ओके। अभी तक आपने क्या देखा, आपने देखा शेड्यूल, नॉन शेड्यूल बैंक्स, आपने डिटेल में बैंकिंग की क्लासिफिकेशन देखी, बैंकिंग सेक्टर कैसे इमर्ज हुआ, RBI के बारे में पढ़ा, शेड्यूल नॉन शेड्यूल पढ़ा, आपने कमर्शियल बैंक्स पढ़े, पेमेंट्स बैंक्स पढ़े, आपने डिफरेंशियल बैंक्स पढ़े। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कोऑपरेटिव बैंक्स। क्या कोऑपरेटिव बैंक्स आपके क्या होते हैं असल में। अब देखो, कमर्शियल बैंक्स आपने देखा, कमर्शियल बैंक्स आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर ये होता था, बात समझ आ रही है। और आपका कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, ये भी आपका बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के अंडर ही आपका इनैक्ट होता है, रजिस्टर होता है। रेगुलेट दोनों को करेगा RBI, और यहाँ पे भी दोनों को RBI ही रेगुलेट करेगा, लेकिन अंडर सुपरविजन ज़्यादातर रहेगा। लेकिन यहाँ पर फुली आपका कमर्शियल बैंक में RBI करता था रेगुलेट, यहाँ पे सुपरवाइज करेगा इनको, कोऑपरेटिव बैंक्स को, बात समझ आ रही है। सुपरविजन का मतलब है दे विल सुपरवाइज देम, बात समझ आ रही है, रिकमेंडेशन देंगे उनको, इंस्ट्रक्शन देंगे, बट फुली रेगुलेटर नहीं रहेगा,
बात समझ आ रही है। और कमर्शियल बैंक्स में आपने क्या देखा था, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कोऑपरेटिव बैंक्स में आपका क्या होगा, जैसे कि आपका कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या आपका कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, बात समझ आ रही है, ये ड्यूअल सुपरविजन के अंडर होते हैं। क्या, ड्यूअल सुपरविजन के अंडर होते हैं, बात समझ आ रही है। ड्यूअल सुपरविजन मतलब आरबीआई भी और रेस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वहाँ का, क्या, आरबीआई प्लस स्टेट गवर्नमेंट, क्या, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये ड्यूअल सुपरविजन के अंडर आएगा आपका। क्या यहाँ पे कमर्शियल बैंक में सीआरआर एसएलआर होता था, बिल्कुल होता था। क्या यहाँ पे होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जो आरबीआई है यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज डिफरेंस अलग अलग रख सकता है, मतलब नॉर्म्स एंड स्लैब्स अलग अलग रख सकता है कोऑपरेटिव बैंक में अगर हम बात करें। बात समझ आ रही है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, कोऑपरेटिव बैंक देख रहे हैं, यहाँ पे कमर्शियल बैंक देख रहे हैं, बात समझ आ रही है। नाउ यू नो कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक के आपको आइडिया मिला होगा, डिफरेंस मिला होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। यहाँ पे कौन बोरो कर सकता है इस बैंक से, लोन कौन ले सकता है, कोई भी ले सकता है। लेकिन अगर कोऑपरेटिव की बात करें, कोऑपरेटिव में फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मेंबर्स को मिलेगी, जो इस बैंक के, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, इस कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर होंगे। बात समझ आ रही है। और आप देख सकते हो प्रेजेंस, जैसे जियोग्राफिकल, देखो ये ऑल इंडिया में आपका होगा, ओवरसीज़ में भी इसके ब्रांच हो सकते हैं कमर्शियल में। लेकिन कोऑपरेटिव की अगर बात करें तो ये स्पेसिफिक स्टेट के अंदर ही होगा। बात समझ आ रही है, ये जियोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। फिर इसमें आपका आता है एक रूरल कोऑपरेटिव बैंक, एक आपका आता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। बात समझ आ रही है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक एंड रूरल की अगर हम बात करें, रूरल में आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, क्या, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। बात समझ आ रही है। जैसे कि कोई प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी हुई, जिसको पैक्स बोलते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। बात समझ आ रही है। कोई एग्रीकल्चरल सोसाइटी जिनको कभी लोन की ज़रूरत हो, फार्मर्स में, कहीं पे भी कोई भी सोसाइटी हो ऐसी, बात समझ आ रही है। कहीं पे लार्ज कोल्ड स्टोरेज होती है तो वहाँ पे उनके लिए कोई कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। बात समझ आ रही है। तो ये रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें, ओके। अब देखो, लेकिन कोविड के बाद क्या हुआ, कोविड के बाद इकोनॉमी में भी शिफ्ट आया, तो उसके बाद जो ओनरशिप है, जो रेगुलेटर है, वो थोड़ा सा यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक के साथ चेंज हो गया। कैसे, जैसे कि आपका कमर्शियल बैंक है, जैसे एसबीआई, एक्सिस है, इसमें कौन रेगुलेटर था, आरबीआई था, और आज भी आरबीआई है, ठीक है। अगर कोऑपरेटिव बैंक की करें, अगर कोई सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, रूरल एरिया का, रूरल कोऑपरेटिव बैंक सिंगल स्टेट, इसमें आरबीआई था और क्या था, स्टेट गवर्नमेंट था, ड्यूअल रेगुलेशन थी, आज भी ड्यूअल ही है, ठीक है। चेंज कहाँ पे आई है, जैसे कि आपका अर्बन कोई है, क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। बात समझ आ रही है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आपका आज आरबीआई ही इसको रेगुलेट करता है, पहले स्टेट गवर्नमेंट भी करता था, ड्यूअल था। बात समझ आ रही है। इसी तरह कोऑपरेटिव बैंक अगर मल्टी स्टेट की बात करें, मल्टी स्टेट में आपका आरबीआई ही इसका रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज आई है। पहले क्या था, पहले आरबीआई और यूनियन गवर्नमेंट भी इसका ये करता था, या स्टेट गवर्नमेंट भी करता था। बात समझ आ रही है। इसी तरह अगर आपका पैक्स का देखें, ठीक है, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट देखता है और आज भी स्टेट गवर्नमेंट ही देखता है। बात समझ आ रही है। ओके, नाउ आपका बैंकिंग टाइप्स खत्म हो चुका है, लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बनता है एनबीएफआई। ये क्या चीज़ें होती है, जैसे आपने देखा होगा एनबीएफसीज के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये एनबीएफआई क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्या, इंस्टीट्यूशंस। बात समझ आ रही है। इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, वाई डू दे एग्जिस्ट, दे आर सिंपली मेंट टू, क्या, कोई मीडियम या कोई लॉन्ग टर्म कोई लोन देना है इनको, किसी इंडस्ट्री को। बात समझ आ रही है। या इंक्लूडिंग कोई सपोर्टिंग सर्विस है, लाइक फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी, कोई टेक्निकल या मैनेजमेंट, कोई कंसल्टेंसी है। बात समझ आ रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इनके पास ये डिपॉजिट वगैरह नहीं लेते हैं, डिपॉजिट वगैरह नहीं लेते हैं, ऑर्डिनरी लोगों से ये नहीं, हमसे नहीं लेंगे। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब प्रीवियसली क्या था, प्रीवियसली आप अगर देखोगे जो क्लासिफाई थी, तीन कैटेगरीज में थी, बैंक, नॉन बैंक और था डीएफआई। डीएफआई क्या होता है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब नरसिम्हम की जो कमेटी है उसके बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स में 1998 में उन्होंने दो कैटेगरीज बोला था, एक तो बोला था बैंक, यहाँ तो बोला था नॉन बैंक। बात समझ आ रही है, ठीक है। और ये जो डीएफआई कैटेगरी है, ठीक है, इनको बोला गया था आइदर जॉइन बैंक्स और जॉइन नॉन बैंक्स। बात समझ आ रही है। तो इसकी अपने आप में एक स्टोरी है, आप हिस्ट्री में नहीं जाएंगे फिर से, ठीक है ना। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे कि नॉन बैंक्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे, नॉन बैंक्स के बारे में। नॉन बैंक्स को क्या कहते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपका आएगा नाबार्ड है, एक्जिम है, एनएचबी है। लेकिन इससे पहले क्या होता था, आरबीआई और गवर्नमेंट इनको क्या करता था, देखता था। बात समझ आ रही है। और आरबीआई आपका एनएचबी को भी देखता था, नेशनल हाउसिंग बैंक। बात समझ आ रही है। अब क्या हुआ, अब आरबीआई जो है, आरबीआई आपका एनबीएफसीज को देखता है, नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सॉरी, और एनएचबी को गवर्नमेंट देखता है। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं एआईएफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या आएगा। सबसे पहले आपका आएगा एग्जिम, ठीक है ना। एग्जिम का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट।
बात समझ आ रही? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, सिंपल एज दैट। एक्सपोर्ट क्या? एक्सपोर्ट, ये क्या आएगा आपका इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। बात समझ आ रही है? इसी तरह आपका नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड क्या है? फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NABARD, नेशनल क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है। इसी तरह आपका आएगा NHB, ठीक है ना, नेशनल हाउसिंग बैंक। क्या? नेशनल हाउसिंग बैंक। इसी तरह आपका आता है SIDBI। क्या आता है? SIDBI। SIDBI का क्या फुल फॉर्म है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट का एक पेपर हुआ था, वहाँ पे डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इनमें डिफरेंस क्या है? कौन इनको रेगुलेट करता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है? इसका बॉस कौन सा है? 100% ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही होगा। बात समझ आ रही है? और नाबार्ड की अगर हम बात करें, नाबार्ड प्रीवियसली RBI देखता था, अभी मैंने क्या बोला, माइनॉरिटी स्टेक था RBI का, ठीक है ना। बट अब 100% ये भी क्या है? गवर्नमेंट ओन्ड है। क्या है? गवर्नमेंट ओन्ड है। बात समझ आ रही है? इसी तरह अगर हम बात करें NHB की, NHB अब ओरिजिनल बॉस इसका RBI था, लेकिन अब RBI ने अपने शेयर सेल किए, अब ये गवर्नमेंट बन गया है, 100% गवर्नमेंट ओन्ड, ठीक है। इसी तरह सिडबी कौन देखता था? ठीक है, IDBI, ये हमने प्रीवियसली देखा, IDBI बैंक, ठीक है ना। अब लेटर ऑन क्या हुआ? ये ट्रांसफ़र किया गया SBI या तो LIC एट्सेट्रा, इनके बीच में शेयर्स बांटे गए। बात समझ आ रही है? अब एग्जिम का काम क्या है? ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेड प्रमोट करता है। सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखना है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स को हेल्प करेगा, उनको लोन देगा, फॉरेन करेंसी वगैरह बाकी सारी चीज़ें। नाबार्ड का क्या काम है? नाबार्ड सुपरवाइज करेगा, रेगुलेटरी सुपरविजन करेगा, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स है, रूरल रीजनल बैंक्स है, इनका मतलब जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, RIDF, क्या? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, RIDF, ये देखेगा। बात समझ आ रही है? इसी तरह NHB क्या देखेगा? ये फाइनेंस करेगा बैंक्स को, NBFCs को, ताकि आप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फंड करो, दे दो भाई। कोई रेजिडेंशियल रियल इस्टेट है, उनकी बाकी सारी चीज़ें देखेगा। इसी तरह सिडबी का क्या काम है? सिडबी आपका क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। किन को क्रेडिट प्रोवाइड करेगा? कोई स्मॉल इंटरप्राइजेज है। बात समझ आ रही है? स्मॉल, ये एक फंड देखेगा जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट फंड, SEDF। बात समझ आ रही है? और क्या करेगा? ये कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, कोई छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर है, उनके फंड्स को देखेगा, वाया कुछ स्कीम्स वगैरह लॉन्च करेगा, बाकी सारी चीज़ें। बात समझ आ रही है? लेकिन ये AIFI क्या है? ये आपको याद रखना है, ये दीज आर नॉट बैंक्स। बात समझ आ रही है? दीज आर नॉट बैंक्स, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डायरेक्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, यू हैव टू टेक दैट अंडर कंसिडरेशन, ठीक है ना। और RBI क्या है? ये सारी AIFIs को रेगुलेट करता है। बात समझ आ रही है? ये आपको याद रखना है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। डन एंड डस्टेड। ओके, चलिए अब ये लास्ट आप देखो, NBFC। व्हाट इज़ NBFC? ये कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होता है। बात समझ आ रही है? और इसका जो सुपरवाइज करता है, इट डिपेंड्स। देखो फॉर एग्जांपल, अगर NBFC म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड है तो इसको सेबी देखेगा। बात समझ आ रही है? अगर इंश्योरेंस के रिलेटेड है तो उसको IRDAI देखेगा। अब ये म्यूचुअल फंड सेबी और ठीक है ना, IRDAI क्या है? जब हम इंश्योरेंस पढ़ेंगे, शेयर मार्केट पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसमें हम 10 से 20 मिनट का वीडियो, छोटा सा वीडियो लेके आएंगे, शेयर मार्केट और इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, वहाँ पे आपको IRDAI और सेबी के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की NBFC है। बात समझ आ रही है? NBFCs जो है, ज़रूरी नहीं है कि सारी डिपॉजिट टेकिंग नहीं होंगी, ठीक है। कुछ NBFCs जो है, ठीक है ना, डिपॉजिट टेकिंग भी हो सकती है। अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली 1100, अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली 11K, मतलब अराउंड 11,000, ठीक है ना, NBFCs है हमारे पास, जिसमें 108 ही डिपॉजिट टेकिंग है, बाकी सारी नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। बात समझ आ रही है? ये आपको याद रखना है। तो ये जो डिपॉजिट टेकिंग है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, कैन दे एक्सेप्ट, ठीक है ना, ओनली जो NBFC के आगे ऐसे D करके लिखा होगा, दैट मीन्स ये NBFC डिपॉजिट टेकिंग है, ओनली दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। बात समझ आ रही है? टाइम डिपॉजिट्स ही ले सकते हैं। ये क्या ले सकते हैं? टाइम डिपॉजिट ही ले सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें आप करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते, सिर्फ टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं। जैसे कि बजाज फाइनेंस, ठीक है, बजाज फाइनेंस क्या है आपका? ये एक NBFC है, ठीक है। बात समझ आ रही है? इसी तरह कैन दे इशू चेक बुक्स और डेबिट क्रेडिट कार्ड? नो, दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स, चेक बुक्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस पे SLR ही एप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ NBFC जो D है, डिपॉजिट टेकिंग है, उस पर। बात समझ आ रही है? CRR वगैरह इन पे एप्लीकेबल नहीं होता है NBFCs की, किसी भी टाइप की NBFCs हो, चाहे डिपॉजिट टेकिंग हो, नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो, उन पर CRR नहीं होता है, ठीक है। ओके,
अगर आप नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स की बात करें, वो आपका मनी डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, दैट इज़ रिस्की। बात समझ आ रही? लेकिन यहाँ पे अगर आप एनबीएफसीज़ की बात करें, वो क्लाइंट का जो मनी होता है वो शेयर मार्केट में, आपका म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस कंपनीज़ में लगा सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? जैसे कि आप देख रहे हो मुथूट फाइनेंस है, ठीक है ना, इसी तरह कोई होम लोन कंपनी है, गोल्ड लोन कंपनी है, बात समझ आ रही है, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस है, डीएचएफएल है, गोल्ड लोन्स है, मुन्नापरम गोल्ड लोन्स, आपने टीवी पे ऐड देखे होंगे, ये सारी क्या है, एनबीएफसीज है। बात समझ आ रही है? तो इसमें कुछ एनबीएफसी से डायरेक्टली रेगुलेट करता है आपका आरबीआई, और कुछ कुछ है जो डिपेंड करता है कि किस टाइप की एनबीएफसी है। इंश्योरेंस के रिलेटेड है तो आईआरडीआई देखेगा, ठीक है ना, इसी तरह म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड है तो आपका सेबी वगैरह देखेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये आईआरडीआई अगर आपको कोई पूछे क्या होता है, ये वैसे भी अलग से पढ़ने वाले, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बात समझ आ रही है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, कीप वर्किंग हार्ड। आई होप आपको ये समझ आया होगा।